नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 16 नवंबर 2023 के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबर हैं जिनका हमें विश्लेषण करना है या हमें जिन पर हमें चर्चा करनी है। तो बेसिकली हम 3 आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे और 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं। पहला आर्टिकल है निसार मिशन, जो कि आपको देखने को मिलेगा द हिंदू के साइंस पेज पर। दूसरा आर्टिकल है चिनाब घाटी से संबंधित है, द हिंदू के पेज नंबर 1 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा आर्टिकल संघवाद से रिलेटेड है, जो कि द हिंदू के पेज 8 पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेज 8 पर यह आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये तीनों के तीनों आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो संघवाद वाला आर्टिकल है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी प्रीलिम्स के लिए तीनों के तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण तो हैं ही। तो चलिए 1 बाय 1 करके एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है वो निसार। तो संदर्भ क्या है खबर का? तो खबर का अगर संदर्भ अगर हमें पता लग जाए तो ओवरऑल सारी की सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। तो संदर्भ यह है कि अगली तिमाही तक, ठीक है, 2024 की पहली तिमाही तक इसरो और नासा दोनों ने मिलकर सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम है निसार। निसार की अगर फुल फॉर्म में आपको बताऊं तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो निसार नाम की जो सैटेलाइट बनाई है वो 2024 की पहली तिमाही तक वो लॉन्च कर सकते हैं। और कहां से लॉन्च होगी? भारत से लॉन्च होगी। तो ऐसे केस में हमें निसार के बारे में जानना चाहिए कि निसार प्रोग्राम है क्या, कैसे शुरू हुआ, किस किसने डेवलप करा है मिलके। हालांकि ये सारी चीजें आपको अभी पता लग गई होंगी कि इसरो और नासा ने इन दोनों को मिलकर डेवलप करा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? निसार रखा गया है। आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आर्टिकल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने अक्सर ऐसे मिशन के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे 2016 में यूपीएससी ने इसरो द्वारा प्रमोचित यान पर क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है। जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पूछा है कि इसरो द्वारा प्रमोचित जो मंगलयान है वो भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान के संक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। और तीसरा पॉइंट यहां पर दिया हुआ और बोला हुआ है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए हैं तो आप क्या करिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, या फिर राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम को आप लगातार फॉलो करिए। क्योंकि हम जितने भी आर्टिकल अपने इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में शामिल करते हैं उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर रखते हैं। तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहां पर धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। दूसरा, आर्टिकल स्पेसिफिक जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं तो आपको पता भी लगता है कि कोई भी आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण क्यों है ना। तो चलिए निसार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो निसार है, आपका जो निसार है, निसार सैटेलाइट है, तो श्री हरिकोटा से, कहां से लॉन्च होगा? श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से लॉन्च होगा। ठीक है, सीधा ही आपको बता देते हैं कि इसमें कहां से लॉन्च होगा। ये लॉन्च होगा आपका सतीश धवन केंद्र से। कब होगा? 2024 की पहली तिमाही में। ऐसी संभावना है कि इसको लॉन्च कर सकते हैं। किसने मिलके बनाया है? नासा ने मिलके बनाया है और इसरो ने मिलके बनाया है। ठीक है भाई, 12 दिन के अंदर अंदर पूरे अर्थ का क्या कर लेगा? ये पृथ्वी का परिक्रमण कर लेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या हो सकती है कि ये काम क्या करेगा, इसका काम क्या रहेगा, उद्देश्य क्या है इसको छोड़ने का। देखिए, ये क्या करेगा? मैपिंग करेगा, अर्थ की मैपिंग करेगा, मैपिंग करेगा अर्थ की। ठीक है, मैपिंग कैसे करेगा? देखिए, ग्लेशियर्स जैसे पिघल रहे, ठीक है, या फिर जो आपका मरुस्थलीकरण है वो बहुत बढ़ रहा है, कहीं पर फॉरेस्ट जो डेंसिटी है या पेड़ों की जो संख्या है
फॉरेस्ट डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कहीं पर आपका जो खेती, कितने एरिया में खेती होती है, कितने एरिया में खेती नहीं होती है, तो ये सारा का सारा जो डेटा है, ये सारा का सारा जो डेटा है वो ये इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करेगा दो बैंड को यूज करके, दो बैंड को यूज करेगा, एक एस बैंड को और एक एल बैंड को, ठीक है। अब एस और एल बैंड क्या होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण ये ऑल टाइम मतलब कि किसी भी वेदर कंडीशन में ये काम करते हैं और एग्जैक्ट डेटा आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए निसार के बेस पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं, और अगेन अभ्यास प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि नासा का जो निसार है, नासा और इसरो का निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले ये देख लीजिए कि सत्य पूछा है असत्य पूछा है, तो पहले पूछा है सत्य, पहली बात तो ये क्लियर होगी। और कितने कथन सत्य है असत्य है, 2023 का जो पैटर्न चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो ये एक सिंथेटिक अपर्चर रडार से संबंधित मिशन है, तो बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया भी था कि निसार की अगर आप फुल फॉर्म भी देखोगे तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। इसमें पृथ्वी के मानचित्रण हेतु सूक्ष्म तरंगों की एल बैंड और एस बैंड दोनों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके उद्देश्य में से एक उच्च शक्ति वाले सुपर कंप्यूटर के निर्माण को बढ़ावा देना है। देखिए आप वैसे ही समझदार हैं, जब आपने ऑलरेडी निसार के बारे में पढ़ लिया तो आपको पता है कि निसार का उद्देश्य क्या है। क्या सुपर कंप्यूटर बनाना निसार का उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। तो उसी के आधार पर केवल एक सही है। कौन कौन से इसमें सत्य? केवल 3, केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन, कितने कथन बेसिकली सत्य हैं। तो आप इसका उत्तर कहां दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल का संदर्भ समझिए कि 39 किल्ड एज बस फॉल इन डीप गॉर्ज इन जम्मू कश्मीर डोडा। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर के एक गॉर्ज वाले इलाके में जो बस है वो गिर गई है, खाई में बेसिकली बस गिरी है, जिसकी वजह से 39 जो है लोगों की क्या हो गई है? मौत हो गई है, ठीक है। डोडा डिस्ट्रिक्ट है ऑफ चेनाब वैली, ठीक है, चेनाब वैली। तो यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अगेन देखिए जो समझदार बच्चा है वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चिनाब नदी के बारे में जानना, क्योंकि इंडस जो रिवर है, जो सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र है, उस पर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से साल में पूछा है। तो यहां से डोडा डिस्ट्रिक्ट चेनाब वैली में जब ये बस गिरी है आपकी, तो आपको ये पता होना चाहिए चेनाब रिवर के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। एक एस्पेक्ट ये हो गया कि आपको चेनाब रिवर के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है इसका कि भैया यहां पर बात की गई है जैसे गॉर्ज की, तो थोड़ा अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको साथ कीजिए। गॉर्ज पढ़ लिया आपने, गॉर्ज के कंपैरिजन में आपने केनियन पढ़ लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, कहां कौन सा गॉर्ज है, ठीक है, कौन सी रिवर कौन सा गॉर्ज बनाती है, थोड़ा बहुत ये पढ़ लीजिए तो आपका जो टॉपिक है वो रेडी हो जाएगा। और ऐसे आपके धीरे धीरे जो स्टेटिक पार्ट आपने करा है उसके साथ आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। तो चलिए चिनाब रिवर के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में 2021 में हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में सिंधु नदी प्रणाली है ना, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और जहां पर इसके बारे में सिंधु नदी के बारे में बताकर और जो उसकी 4 सहायक नदियां हैं उन 4 सहायक नदियों में से बताया कि इस नदी के बारे में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो चलिए सिंधु नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंधु नदी और चेनाब रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है आपकी चेनाब रिवर। तो सिंधु नदी का ही हिस्सा है आपकी चेनाब नदी, और चेनाब नदी जो पंचनद जो रिवर है, ठीक है, पंचनद जो रिवर है मतलब 5 रिवर जो है उनका एक हिस्सा है। और चेनाब रिवर इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी? सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चिनाब जो है
सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा चेनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब जो है सिंधु की वही सबसे बड़ी नदी है, इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिलती का एक टांडी नाम का प्लेस है, टांडी नाम का प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर कलोंग के पास टांडी नाम के प्लेस पर चंद्र और भागा जो दो धाराएं हैं वो आपस में मिल जाती है, इसलिए इसको चंद्रधारा भी कहते हैं। बाद में जाके चेनाब कहलाती है। और चेनाब का जो बेसिक उद्गम है वो होता है बारालाचा दर्रे से। कहां से होता है? बारालाचा दर्रे से। ठीक है, जास्कर रेंज के बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि उसका उद्गम कहां होता है, उसको किस नाम से भी जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से जाना जा रहा है। तो दोनों जो रिवर है वो दोनों आपस में कहां मिल रही है ये आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी लगभग 1180 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, तो चेनाब रिवर के बारे में और थोड़ी बातें जानते हैं, जहां पर हम बात करेंगे चेनाब रिवर के ऊपर बने इस ब्रिज की, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है या रेल पुल है, जो कि आपका एफिल टावर, ठीक है, जो कि आपका एफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी क्या है, ऊंचा है। और कितना ऊंचा है? 359 मीटर ये इसकी हाइट है, 1178 फीट की इसकी हाइट है। और सबसे ऊंचा ये आपको पता ही है, यह पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। तो चेनाब ब्रिज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन पूछ लेगी। ठीक है, इसके बाद एक अभ्यास प्रश्न 2023 के नए पैटर्न के तर्ज पर कि चेनाब नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होती है, यह आपको पता होना चाहिए कि कहां से होती कहां से नहीं होती, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। चेनाब घाटी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की मेजबानी करता है। तो कितने कथन सही है? सही पूछा है। तो अगेन इसका उत्तर आप कहां देंगे? अगेन इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और चेनाब रिवर के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यहां पर मैंने आपको बता दी है, एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, या फिर इसका धीरे धीरे जो प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके नोट्स भी आप बना सकते हैं साथ साथ। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं और अगले आर्टिकल को थोड़ा समझते हैं मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जो आर्टिकल है इसका जिस्ट मैं आपको एक बार बता देता हूं, या इसका संदर्भ मैं बता देता हूं कि ये बात तो कर रहा है आर्टिकल संघवाद की, लेकिन इसका जो मेन एसेंस है वो पूरे तरीके से किसी एक बिंदु पर ही ये बात कर रहा है। जैसे फिजिकल फेडरलिज्म की बात कर रहा है, या फेडरलिज्म में जो स्टेट हैं उनके जो फिजिकल नीड्स हैं, ठीक है, जो उनकी राजकोषीय जरूरतें हैं और उनके और राज्य और केंद्र के बीच जो समस्या हैं उन पर यह बात कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि संघवाद का केवल हम एक हिस्सा ना देखें, बल्कि संघवाद को हम व्यापक रूप से समझें, उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करें। संघवाद क्या है, कैसे भारत में आया, कहां से हमने अपनाया, अगर अपनाया तो वहीं से क्यों अपनाया। भाई जैसे मान लीजिए अमेरिका का एग्जांपल ले लूं और भारत का एग्जांपल ले लूं कि भारत और अमेरिका के संघवाद में क्या डिफरेंस है। फिर कुछ समस्याएं भी होंगी, समस्या है तो कुछ कदम भी उठाए होंगे सरकार ने, कुछ कदम उठाए होंगे तो कुछ सुझाव भी होंगे। तो इसको पूरे व्यापक तरीके से अगर संघवाद हमें पता लग जाए, उसमें जो ये छोटा सा जो एक एस्पेक्ट है कि इसमें राजकोषीय जो इशू की बात हो रही है वो तो हम कर ही लेंगे, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो चलिए संघवाद को हम जानते हैं कि संघवाद के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल को जोड़ सकते हो GS2 से, GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन से। ठीक है, GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन से आप जोड़ सकते हैं। और संघवाद से रिलेटेड लगभग मेरा प्रयास यह है कि संघवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके यहां पर सारे के सारे सॉल्व हो जाएं। और अगर यूपीएससी आने वाले सालों में अगर इस पे संघवाद पर कोई क्वेश्चन पूछती भी है तो आप सहजता से उसका उत्तर दे सकें। तो संघवाद सबसे पहली बात महत्वपूर्ण क्यों है, यह बात हमें पता लगी कि यूपीएससी पहले इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने मेंस में, और 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आगे भी पूछ सकता है, और अपने सिलेबस में संघवाद जो है वो क्लियरली लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं
कि संघवाद होता क्या है। ठीक है, ये अगर हमें पता लग गया तो फिर उसके बाद हम संघवाद की प्रकृति वगैरह जितनी भी चीजें हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी देश में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। ठीक है, या सरकार की जो दो पद्धति होती है वो दो प्रकार की होती है। या तो सरकार एकात्मक होगी, यूनिटरी होगी, या सरकार संघात्मक होगी यानी कि फेडरल होगी। एकात्मकता से मतलब यह है कि सारी की सारी जो पावर है, सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? केंद्र सरकार में निहित है, या फिर वहां की जो क्षेत्रीय सरकार है उसमें निहित है। तो ऐसे कुछ देश जिन्होंने जिन्होंने जो ऐसे लक्षण दिखाते हैं या ऐसे लक्षणों को दर्शाते हैं वो है ब्रिटेन और फ्रांस आदि। ठीक है, और संघात्मक व्यवस्था क्या होती है सरकार की? जहां पर केंद्र सरकार के बीच, है ना, जहां पर दोहरी पद्धति हो। दोहरी पद्धति मतलब दो स्तर पर मान लीजिए सरकार हो, एक केंद्र सरकार हो और एक राज्य सरकार हो। जैसे भारत के केस में लेते हैं तो भारत के केस से अगर संघवाद समझना चाहे तो एक और केंद्र है, एक और राज्य है। तो इन केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा ही क्या है? संघवाद है। जबकि एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता, सारी की सारी जितनी भी पावर है वो कंसंट्रेटेड होती हैं एक ही गवर्नमेंट के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या रीजनल गवर्नमेंट के पास। जबकि संघवाद में ऐसा नहीं होता। संघवाद का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच पावर का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, या पावर जो शक्तियां हैं उनका क्या है? विभाजन ही है। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो उदाहरण ले सकते हैं भारत की अनुसूची 7, ठीक है, 7 शेड्यूल, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार क्या है? कानून बना सकती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? शक्तियों का पृथक्करण हो गया या शक्तियों का विभाजन हो गया। साथ ही कुछ ऐसे विषय भी शामिल हैं जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपका संघवाद। और इस टाइप का अगर आप जब मेंस लिखें या मेंस का आप उत्तर लिख रहे हैं तो इस टाइप का एक डायग्राम बना सकते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा आपका जो है उत्तर ज्यादा अच्छा होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है उत्तर में वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यस, आगे बढ़े। तो जो संघवाद है क्या है? देखिए, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके अच्छा काम कर रही हैं, दोनों की शक्तियों में विभाजन है, दोनों अपने क्षेत्र में स्वायत्त हैं, दोनों अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, दोनों के पास अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए अपने पास शक्तियां हैं, वही क्या है? संघवाद है। ठीक है, अब भारत का जो संघवाद है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भारत के संघवाद के समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 1 पर। आर्टिकल 1 संविधान का कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। हालांकि संघ शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, या आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, ठीक है, उसके बाद अब क्या है? उसके बाद ही हमें पता होना चाहिए कि हमने ये जो पद्धति है वो कहां से ली है। तो कनाडाई पद्धति को हमने अपनाया है। कनाडाई पद्धति को ही हमने क्यों अपनाया? जबकि अगर आप देखेंगे कि विश्व का सबसे पुराना जो संघ देश है या संघीय देश है वो तो अमेरिका है, फिर भी हमने कनाडाई पद्धति को क्यों अपनाया? तो देखिए, उनका जो संविधान है उसमें जैसे हमने अब फेडरल की जगह यूनियन वर्ड का प्रयोग किया है, ऐसे ही उन्होंने अपने संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा, वहां पर जो उनका संघ है
वो केंद्र की ओर ज्यादा झुका हुआ है। जो संघ की जो शक्तियां हैं वो केंद्र की ओर ज्यादा झुकी हुई हैं। ऐसा ही भारत में है, जहां पर केंद्र को ज्यादा पावर है, केंद्र को ज्यादा स्वायत्ता है, राज्य को कम स्वायत्ता है। ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका की, ठीक है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जितने भी जो संघ बना है, अमेरिका जो संघ बना है, ये एक समझौते का परिणाम है। ये एक समझौते का परिणाम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आए एक साथ और उन्होंने एक संघ बनाया। जबकि भारत का अगर अनुच्छेद 1 आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि भारत का जो संघवाद है, भारत जो संघीय देश है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर जब इन विषयों पर चर्चा हो रही थी तो आर्टिकल 1 से क्या चीज निकल कर आती है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत राज्यों का संघ है, यहां अनुच्छेद 1 से दो बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली क्या है कि संघ राज्यों की सहमति का प्रतिफल नहीं है और संघ राज्यों को संघ से पृथक होने की अनुमति नहीं है। यह कहा था डॉक्टर BR अंबेडकर ने। दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय संघ है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है जो भारत का, ठीक है, जो संघीय तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार भी हो गया, या सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है। कौन कौन से दो वर्डिक्ट है, दो फेमस वर्डिक्ट है। एक है केशवानंद भारती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की बात की थी और यहां पर उन्होंने बोला, क्लियरली बोला कि जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो संघीय तंत्र है, वो आपका मूल ढांचे का हिस्सा होगा। पहली बार ऐसा कोई इसमें बोला। तो जब बेसिकली मूल ढांचा बना, संविधान का जो मूल ढांचे के हिस्से थे, उसी में आपका केशवानंद भारती ने बोला कि जो भारत की जो संघीय प्रकृति है वो भी आपकी मूल ढांचे का हिस्सा है। फिर एक केस आया 1994 में, बोमई मामला, ठीक है। बोमई मामले में भी ये बोला गया कि भारतीय जो संघ है, ठीक है, भारत की जो संघ की प्रकृति है वो भी मूल ढांचे का ही हिस्सा है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है। कहां कहां बोला गया, केशवानंद भारती केस में बोला गया और आपका कहां पर बोला गया, बोमई केस में भी ये बोला गया। ठीक है। अब अगर हमारे पास ये संघ है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है और यूनिटरी स्ट्रक्चर है, तो इनकी कुछ विशेषता तो होती होंगी, है ना। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि इंडिया या जो भारत है वो एक संघीय देश है, तो इसकी कुछ विशेषता तो होती होंगी। या फिर ब्रिटेन और फ्रांस अपने आप को एकात्मक बताते हैं, तो उनकी कुछ विशेषता तो होती होंगी। ठीक है। तो आइए उन विशेषताओं को डिस्कस करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है। द्वैध राज पद्धति का मतलब कि एक और केंद्र सरकार है, मतलब दो स्तर पर आपकी सरकार होनी चाहिए, एक और केंद्र सरकार हो गई, एक और राज्य सरकार हो गई। केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त तरीके से काम कर रही है और राज्य सरकार स्वायत्त तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर रही है। दोनों में शक्तियों का विभाजन है और अपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, लिखित संविधान होना चाहिए। कोई भी जो संघीय देश है उसका लिखित संविधान होना चाहिए। तीसरा, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन कैसे, देखिए 3 सूची है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची है जो 7th शेड्यूल है, उसमें 3 अनुसूचियां हैं जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया हुआ है और एक समवर्ती सूची भी बनाई गई है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन विषयों पर कानून भी बना सकती है। जैसे अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार देखो रक्षा पर, बैंकिंग पर, ठीक है, विदेशी मामलों पर, संचार के मुद्दों पर कानून बना सकती है। तो यह है आपकी संघ सूची और इस संघ सूची में कितने विषय हैं, 97। ठीक है। राज्य सरकार आपकी पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, इन सब पर कानून बना सकती है। और इन पे कितने मामले हैं ऐसे, कितने श्रेणी में बांटा हुआ है, 61 जो है मामले ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। एक है आपकी
समवर्ती सूची, ठीक है, एक आपकी है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या है कि केंद्र सरकार और दोनों, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और इसमें भी अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है राज्य सरकार के कंपैरिजन में, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, वो आप अपने स्टैटिक पोर्शन में देखेंगे ही। ठीक है, इसके अलावा अब शक्तियों का विभाजन आपको पता लग गया कि भैया आपको क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार के विषय अलग होने चाहिए, राज्य सरकार के विषय अलग होने चाहिए। और इसका जो उदाहरण है, वो आपको मिल गया अनुसूची 7 में। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। संविधान के अनुसार जैसे एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि कोई भी कानून अगर आप बना रहे हैं तो एक उचित प्रक्रिया से बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो किसी के जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो संविधान की यहां पर सर्वोच्चता होनी चाहिए। अगर वो किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, उचित प्रक्रिया से कानून नहीं बनाया गया है, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा के तहत उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किस लिए? संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान कठोर संविधान होना चाहिए। क्या विशेषता है? एक और विशेषता, कठोर संविधान होना चाहिए। मतलब संविधान को जो संविधान में संशोधन है वो आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके लिए आपको विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति की आवश्यकता होगी। तो कठोर संविधान जो है वो इस बात का प्रतीक है कि यहां पर संविधान को आप इजीली अमेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण है अगेन न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कुछ ऐसे मामले जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद भी होता है तो जो है आपका जो जुडिशरी है उसका निपटान करती है। द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए। जैसे हमारे यहां पर द्विसदनीय विधायिका जैसे एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। अब जो राज्यसभा है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो द्विसदनीय विधायिका लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ठीक है, चलिए अब इनकी अगर विशेषताएं आपको समझ में आ गई हैं तो इनके अंदर कुछ इश्यूज भी होंगे। उन इश्यूज को यानी कि उन समस्याओं को भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली समस्या क्या है कि केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार की शक्तियों से ज्यादा है। पहली समस्या यह है, हमारी जो संघीय ढांचा है उसमें पहली समस्या क्या है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। जैसे अभी आपने देखा कि संघ सूची में 97 विषय शामिल है, मतलब 97 ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जबकि राज्य सरकार के पास आपके 61 ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो देखिए समस्या दूसरे स्तर पर तो हम बाद में ही करेंगे। संविधान के अंतर्गत ही संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की ओर जो झुकाव है संघवाद का वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ज्यादा विषय है कानून बनाने के और राज्य सरकार के पास कम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक समवर्ती सूची भी है, अब इस समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? इस समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। 52 विषयों में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन एक ही विषय पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए तो केंद्र सरकार का कानून ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 356 की, जहां पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर जो राज्य हैं वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ऐसे हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्डिक्ट हमें देखने को मिलते हैं जहां पर ये जो राष्ट्रपति शासन है ये अनुचित घोषित हुआ बाद में। तो क्या होता है कि 356 के अनुसार अगर संवैधानिक रूप से आपका जो राज्य सरकार है वो अगर काम ना करे जैसे, तो क्या होता है, राज्यपाल
रिपोर्ट भेज देता है किसको? राष्ट्रपति। और राज्य में क्या लग जाता है? क्योंकि संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही अगर सरकार, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये वैध है या अवैध है? तो बहुत सारे ऐसे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहां पर कई बार राज्य सरकार ने, राज्य मतलब गवर्नर की जो भूमिका है, राज्यपाल की जो भूमिका है, वो संदेह में आती है। कैसे? जैसे 2016 में अरुणाचल प्रदेश में वहां के जो तत्कालीन जो गवर्नर थे, उस वक्त के जो राज्यपाल थे, उन्होंने वही रिपोर्ट 356 यूज किया और क्या कह रहा, रिपोर्ट दी राष्ट्रपति को, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब इस राष्ट्रपति शासन की ना बाद में किसने समीक्षा करी? कोर्ट ने। ठीक है, अब इसकी जब समीक्षा करी कोर्ट ने, तो इसको क्या पाया कि यहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया अरुणाचल प्रदेश में 2016 में, वो अवैध घोषित हुआ। तो अवैध घोषित हुआ तो ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार की समस्या ही तो है कि अनुच्छेद 356 का गलत प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? केंद्र सरकार का उच्च कर संग्रह और उसका बंटवारा। देखिए, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, केंद्र के पास कर संग्रह की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके पास पैसे का सोर्स या पैसे ज्यादा आते हैं, कमाई ज्यादा है उसकी, और जिम्मेदारी केंद्र के पास कम है। जबकि राज्य सरकार के पास जो कर संग्रह है वो कम आता है और राज्य सरकार के पास जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा टैक्स कलेक्शन जिनके पास होगा और जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो ज्यादा से ज्यादा कर संग्रह किसके पास आता है? केंद्र सरकार के पास आता है। और इसमें क्या हुआ है कि पहले जो जीएसटी था, पहले जीएसटी नहीं था, तो जो राज्य सरकार है वो आपका क्या डिफरेंट जो टैक्स लगाती थी उससे क्या होता था? अच्छा खासा कर वसूल उनको होता था। अब इन्होंने क्या करा है कि जीएसटी में क्या करा है, सारे के सारे अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर जीएसटी के अंदर डाल दिया है, तो कलेक्शन क्या हो गया? और ज्यादा कम हो गया है। तो इससे और पैसा किसको कम मिलने लग गया है? राज्य सरकारों को कम मिलने लग गया है। और उसका जो बंटवारा है, बंटवारे में भी जो कर संग्रह करते हैं, जिसमें सेस है, सरचार्ज है, सेस और सरचार्ज पूरे कर संग्रह का लगभग 15% है। ये तो बांटना ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि 100 रुपए हमें बांटने, 100 में से 15 तो हटा दो पहले, है ना, ये तो बांटने ही नहीं है। अब चलिए 85 में से बांटते हैं। ठीक है, उस टाइप से। दूसरा, सेस और सरचार्ज क्या है? सेस और सरचार्ज भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ नहीं बांटती है। उसके बाद भी इसमें क्या इश्यू है? उसके बाद भी इसका जो क्षैतिज वितरण के जितने भी मानक हैं उनके अनुसार पैसा बांटा जाता है। जहां पर अगेन राउज आइस के अगर डीएनएस हिंदी प्रोग्राम को आप लगातार देख रहे हैं तो वहां पर हमने इंक्लूड भी किया है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और जहां पर ये इश्यू भी मैंने डिस्कस किया कि क्षैतिज वितरण क्या होता है और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और ऊर्ध्वाधर जो वितरण है वो क्या होता है। तो अगर आप फाइनेंस कमीशन के उस टॉपिक को दोबारा से रेडी करना चाहते हैं तो दोबारा जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्षैतिज वितरण है उसके आधार पर जो पैसा है वो बांटा जा रहा है। अब वो बांटा जा रहा है तो केंद्र सरकार में भी कुछ राज्य क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो यहां होगी, ये तो पैसा बांटेगी। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के जितने भी मानक उन्होंने तय करे उस हिसाब से बांटेगी। अब राज्य सरकार में कुछ राज्य सरकार ज्यादा पैसा लेके जा रही है, कुछ राज्य सरकार कम पैसा लेके जा रही है, तो उनमें भी क्या है, विवाद शुरू हो जाते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, और साउथ इंडिया के कुछ स्टेट हैं, क्योंकि अगर आप क्षैतिज वितरण में देखेंगे तो 2011 की जनसंख्या को क्या गया, एक मानक माना गया है। पहले 1971 की को माना जाता था, अब 2011 की को माना है। तो उससे क्या हुआ है, जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका एक विवाद यहां पर खड़ा हुआ है कि भैया हमने तो जो है पॉपुलेशन पॉलिसीज अपनाकर इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है और अब हमें यहां पर क्या होगा, पैसा कम मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मानक हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जो कि मैंने जोगी राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में फाइनेंस कमीशन की वीडियो में करी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है
कि पहले राज्यों को अप्रत्यक्ष करों पर पूर्ण स्वायत्तता थी, ठीक है। फिर स्थानीय ताकि और उस जो पैसा इकट्ठा होता था उसका उपयोग कैसे करते थे, वो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से करते थे, ठीक है, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किया जाता था। लेकिन अब यह शक्ति जो है जीएसटी आने के बाद जीएसटी परिषद के पास चली गई है। अब जीएसटी परिषद के पास चली गई है तो वहां पर केंद्र सरकार के पास क्या है, वीटो शक्ति है। केंद्र सरकार के पास क्या है, वीटो शक्ति है। मतलब कोई भी निर्णय अगर जीएसटी काउंसिल में लिया जाएगा तो उसके लिए कितना आपको क्या चाहिए, 3/4, मतलब 3/4 यानी कि आपका 3/4 निर्णय होना चाहिए, मतलब 75% तो आपको क्या होना चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए। तो जो राज्य सरकार है वो अपने बेस पर भी, अपने दम पर अगर जीएसटी में कुछ बदलाव लाना चाहेंगे तो वो नहीं ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की सामाजिक क्षेत्र और नीतियों और योजनाओं में भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मान लीजिए कोई भी योजना सरकार लेके आई, जैसे आपका आयुष्मान योजना हो गई। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें क्या होता है कि स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मैदानी इलाकों में क्या होता है, 60% केंद्र सरकार देगी, 40% आपका राज्य सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। जो उत्तरी पूर्वी राज्य या पहाड़ी इलाके वाले राज्य है वहां पर जो आपका जो योगदान है वो कितना रहता है, 90:10 का रहता है। तो ये जो निर्णय है ये केंद्र सरकार अपने तरीके से ही निर्णय ले लेती है, इसमें राज्य की कोई भी भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या समस्या है, केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियों का दुरुपयोग। देखिए ऐसा होता है कि कई बार ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगते हैं किस पर, केंद्र सरकार पर, कि केंद्रीय जो एजेंसियां जैसे ईडी है, सीबीआई है, इसका केंद्र सरकार गलत दुरुपयोग कर रही है। साथ ही ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं इनमें भी आपस में टकराव देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए सीबीआई जांच करने गई, जैसे वेस्ट बंगाल में सीबीआई जांच करने गई, तो वहां की जो उस राज्य की एजेंसियां हैं वो उसको अपना, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां उनको काम नहीं करने देती हैं। तो यहां पर इन दोनों में क्या है, टकराव देखने को मिलता है। अगेन फिर राज्यपाल की भूमिका, फिर राज्यपाल की भूमिका भी संदेह के तौर पर आती है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि 2016 में अरुणाचल प्रदेश में जो इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है अवैध है, गलत तरीके से लगाया गया, इसको नहीं लगाना चाहिए था। और पुरानी जो सरकार जो वहां पर सत्ता में थी उनको पुनर्स्थापित उन्होंने कर दिया था, ठीक है। अब केंद्र क्या है, राज्यपाल को अपॉइंट करता है और राज्यपाल का जितना भी टेन्योर होता है, जितनी पदावधि होती है, वो केंद्र सरकार की दया पर निर्भर करती है। तो ऐसे में राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, कोशिश ये करता है कि वो निर्णय ले जिससे कि केंद्र जो कि केंद्र सरकार के पक्ष में हो। अब अगर ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो कि केंद्र सरकार के पक्ष में है तो ये संघीय, भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके विरोध में तो काम करेंगे ही। जैसे हमारे पास उदाहरण है ही अरुणाचल प्रदेश का। और क्या क्या समस्या है, देखिए संघवाद में या संघीय ढांचे में मात्र केंद्र और राज्य सरकार के बीच ही विवाद नहीं है, राज्य और राज्य सरकारों के बीच भी विवाद है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से विवाद है। जैसे नदी जल विवाद, आपने कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, है ना, आपने ब्यास रिवर, रावी रिवर, इनके बारे में सुना होगा। क्षेत्र विवाद, जैसे देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है बेलगांव, इस पर विवाद चल रहा है कि अभी जो कर्नाटका का हिस्सा है बेलगांव, महाराष्ट्र इस पर क्या करता है, अपना बोलता है, मतलब अपना दावा ठोकता है कि देखिए ये हिस्सा जो है हमारा है। तो इसमें क्षेत्र को लेके भी क्या है, आपस में लड़ाई हुई है। तो ये संघीय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, नदी जो विवाद है इसमें देखिए रावी जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी और ब्यास मुद्दे एक समस्या का कारण बनी हुई है। नर्मदा में
एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच, कृष्णा महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका के बीच। डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी रिवर है वो किसी ना किसी राज्यों के बीच डिस्प्यूट का कारण है। ठीक है, तो जो कि संघीय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, अगर हमने ये समझ लिया कि संघवाद होता क्या है, हमने क्या अपनाया, क्यों अपनाया, क्या डिफरेंस था, क्या अच्छे प्रोविजंस थे, क्या कौन कौन से इसमें अगर हम बात करें कि जो संघवाद है उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, तो चलिए सरकार ने जो इस पे कदम उठाए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सरकार ने पहला जो कदम उठाया है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, प्रभावी भी है, तो योजना आयोग से क्या बना दिया उन्होंने, नीति आयोग बनाया। अब नीति आयोग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर केंद्र सरकार और भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्य सरकारें आती हैं और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर पॉलिसीज का डिस्कशन होता है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर राज्य अपनी बात रख सकता है। ठीक है, तो भैया आपका नीति आयोग बनाना, वित्त आयोग द्वारा राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना। देखिए, वित्त आयोग ने क्या करा है, अभी जैसे 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ठीक है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग में कर की हिस्सेदारी कितनी कर दी है, 42% कर दी है, और यह सफर 10% से लेकर 42% तक हुआ है। मतलब कि एक अच्छा कदम माना जा रहा है कि पहले राज्यों को जितना भी कर संग्रह होता था केंद्र सरकार पर, उसमें से 10% हिस्सा मिलता था, आजकल 42% मिल रहा है। हालांकि 42% में से भी 41% बाकी राज्यों के लिए और 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, मतलब जब से वो अलग यूनियन टेरिटरी बना है। तो 42% जो टैक्स है अब क्या होता है, एक राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बढ़ता है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स या सूचकांक, जैसे नीति आयोग क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी करता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करता है। तो इससे क्या होता है, इन सूचकांकों में राज्यों को श्रेणी भी दी जाती है कि पहले स्थान पर आया है, ये दूसरे स्थान पर आया है, इसकी स्थिति बिल्कुल ही खराब है, ये बहुत बिल्कुल मध्यम वर्ग में काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद है उससे पर आपको बढ़ावा मिलता है, जहां पर स्टेट और एक स्टेट या एक राज्य दूसरे राज्यों से क्या करता है, कंपटीशन करता है कि इस टाइप के इंडेक्स में आगे आ जाए, कि मतलब पहले स्थान पर आ जाए या दूसरे स्थान पर आ जाए, या फिर जो खराब स्थिति में है वो थोड़े बेहतर स्थान पर आ सके। ठीक है, और प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद है या जो सहकारी संघवाद है, अगर हम उसकी बात करें तो मात्र जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार से अब नहीं सीख रहे हैं, केंद्र सरकार भी राज्यों से सीख रही है। तो ये सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जैसे राजस्थान की भामाशाह योजना है, ठीक है, राजस्थान की भामाशाह योजना है, इसी के तर्ज पर केंद्र सरकार लेके आई आयुष्मान योजना। मिड डे मील स्कीम, आपकी मिड डे मील, यह सबसे पहले कहां शुरू हुई थी, तमिलनाडु में शुरू हुई थी, केंद्र सरकार ने इसको अपनाया बाद में। इसके अलावा रायतू बंधु, कालिया स्कीम, रायतू बंधु, ठीक है, उड़ीसा की जैसे है ना, उड़ीसा की कालिया स्कीम है। ठीक है, अब तेलंगाना की रायतू बंधु है। अब इसमें क्या है, केंद्र सरकार इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाया। तो इससे क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद है, उसके बहुत अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, जहां पर मात्र केंद्र राज्य सरकार केंद्र सरकार से नहीं सीख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार क्या ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावी है, लेकिन राज्य सरकार भी कुछ इन मामलों में कम नहीं है, जहां पर राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण जो
बेसिकली योजनाएं हैं उनको केंद्र सरकार ने अपनाया और उसको पूरे इंडिया के लेवल पर उसने लागू किया। तो इससे ये सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। आप अपने मेंस के आंसर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो सुझाव कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं पर्सनली अपने व्यू बताऊंगा। तो सुझाव में हमारे पास दो आयोग हैं, एक पुंछी आयोग है और एक आपका है सरकारी आयोग। तो जब भी आप वे फॉरवर्ड लिखें अपने उत्तर का या सुझाव लिखें या आगे की दिशा क्या होनी चाहिए, तो आप सीधा सरकारी आयोग या पुंछी आयोग का सीधा मेंशन उसमें करिए ताकि आपका जो वे फॉरवर्ड है और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा है कि 356 का जो प्रयोग है, जहां पर जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उसका बिल्कुल अंतिम विकल्प के रूप में उनको क्या करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। कोई भी विवाद है केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच, तो वो दोनों की सहमति से सुलझना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बनाना चाहिए जिससे क्या हो कि भाई दोनों, एक केंद्र सरकार राज्य सरकार साथ आए और क्या करें, आपस में वहां पर बात करें, जो भी विवाद है उसको सुलझा दें। ठीक है, फिर है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने क्या बोला है कि इंटरस्टेट काउंसिल स्थायी क्या होनी चाहिए, अंतरराज्यीय परिषद होनी चाहिए और इनकी जो बैठक है वो उसमें क्या होना चाहिए, 6 महीने के से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब इनकी मीटिंग बार बार होनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नर है आपका या फिर जो राज्यपाल है, उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब राज्यपाल का चयन हो रहा है, ठीक है, या उसकी नियुक्ति हो रही है, तो उसमें राज्य को शामिल करना चाहिए। उसमें राज्य को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो ये सारे के सारे काम सुझाव में आप लिख सकते हैं, पुंछी आयोग और सरकारी आयोग का एक हवाला देकर। ठीक है, कि सरकारी आयोग ने ऐसा कहा है, पुंछी आयोग ने ऐसा कहा है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।